ये है आपके सामने चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसमें भी सेम चैप्टर नंबर 1 की तरह होगा। सबसे पहले आपको पूरे के पूरे अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। अभ्यास प्रश्न होने के बाद से इसमें देखिए इस प्रकार से आपके पाठ के अंतर्गत जो भी होने वाले प्रश्न हैं वो कराए जाएंगे। पाठ के अंदर प्रश्न होने के बाद से इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को भी कराया जाएगा। कराने के बाद से जो इसमें इम्पोर्टेंट आपको उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उनको भी मैंने दिया है, वो भी हम आपको समझाएँगे। उसके बाद से हम आपको लेके चलेंगे सीधा, इस प्रकार से सभी प्रश्न होंगे। उसके बाद से आपको इस चैप्टर से बनने वाले जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसमें देखो मैंने अपना सीखा भी लिखा है, अपने सीखा इसको भी मैंने पॉइंट ऐड किया है, इसको भी हम आपको समझाएँगे। उसके बाद से पूरी कंप्लीट एमसीक्यू कराएँगे इस चैप्टर से। लगभग आपको देखने को मिलेगा इसमें एमसीक्यू 80 प्लस मिलेगा। देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरे कितने हैं? लगभग आपको 88 प्रश्न हैं। देखिए, और बेहतरीन प्रश्न होंगे। ऐसा नहीं हो कि लूजी-पूजी वाले क्वेश्चन नहीं, बेहतरीन प्रश्न होंगे। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 1 जिसने भी नहीं देखा, चैप्टर नंबर 1 ज़रूर देखें। ठीक है? चलिए, आते हैं हम आपको डायरेक्ट चैप्टर पे लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ, अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न इसका है, क्या दिया हुआ है? यहाँ से लेते हैं कि निम्नलिखित में से आपको पृथक करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे? उन सभी विधियों को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कोई सोडियम क्लोराइड का में NaCl, इसका मतलब ये नमक की बात कर रहा है। उसको जब जल के विलयन से अलग करना होगा, पृथक करना होगा, तो उसके लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे? वाष्पीकरण की, इवेपोरेशन की। इवेपोराइज करेंगे उसको। इवेपोराइज करने के बाद से जल उड़ करके मतलब उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा और नमक आपका बच जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कि जो अमोनियम क्लोराइड होती है, उनको सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए आपको ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करना पड़ेगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती हैं वो चीजें ऊर्ध्वपातन कहलाती हैं। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गए, सभी के सभी क्या हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया इसमें होती है। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन से प्रयोग करेंगे? तो छानने की क्रिया प्रयोग करेंगे। देखिए, आप से विनती है, रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक तो करेंगे ही। आप एक मेरा हेल्प कर सकते हैं, आप हाइप मुझे दे सकते हैं। लाइक के पास एक बटन होगा हाइप का, आप वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, एक से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। तो इससे मेरा भी एक हेल्प होगा कि मेरी वीडियो को रीच मिलेगी और बहुत सारे लोगों के पास पहुँचेगा, और मेरा जो पढ़ाने का एक मतलब उद्देश्य है कि बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, मेरा भी मेहनत सफल हो, तो इसमें मेरा भी आप लोगों का एक योगदान हो सकता है। हाइप दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पहली बार चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे आप। चलिए, दोस्तों को भी शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये तो आप लोगों के लिए है, तो कर सकते हैं इतना। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। जैसे आपको कहे कि कोई धातु का छोटा टुकड़ा है और उसको कार के इंजन ऑयल से पृथक करना हो, तो वहाँ पे नॉर्मल सी क्रिया होगी, उसको छान करके अलग कर लेंगे। दही से मक्खन को निकालने के लिए आपको कौन सी क्रिया अपनाना पड़ेगा? तो ये अपकेंद्रीकरण होता है, जिसको मंथन बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कह रहा है कि जल से तेल निकालने के लिए आपको कीप पृथक्करण का प्रयोग करना पड़ेगा। जल चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना होगा, वहां पे आपको छानने की क्रिया अपनानी पड़ेगी। वहीं से हम आपकी बात करें कि बालू से लोहे के पीन को अलग करना होगा, तो वहां पे आप चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि चुंबक में उस बालू से लोहे की पीन आकर्षित हो जाएगी और बालू से वो सेपरेट हो जाएगी। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना होगा, तो आपने ओसा सकते हैं, उन चीजों को ओसा करके आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ इसी में है कि पानी में जो तैरते हुए जो महीन मिट्टी के कण होते हैं, उनको पानी से अलग करने के लिए आप सेम अपकेंद्रीकरण अपना सकते हैं। उसके बाद से पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए वहां पे आप क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग आपको विभिन्न प्रकार के रंगों को अलग अलग करने के काम करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगले क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी पदार्थ आपके शुद्ध हैं? देखिए, इसमें से बर्फ आपका शुद्ध नहीं है, आपका दूध भी शुद्ध नहीं है, आपके लोहा शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, यही 4 हैं जो आपके शुद्ध हैं, वरना कोई भी इसमें का पॉइंट आपका शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने पूरी कंटेंट को तैयार किया है। मेरे साथ कोई टीम काम नहीं करती। मैं फिर बताऊँ आपको, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं वैसे-वैसे आपके सामने पूरी चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम पे फ्री आप क्विज़ चल रहा है, ज़रूर जॉइन कर लें। टेलीग्राम जाकर के ग्रुप जो जॉइन कर लें।
आपको फ्री ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। निम्नलिखित में से मिश्रणों में से विलयन की पहचान करना है, मतलब कौन से एक दूसरे से, मतलब इसमें हमने चीजों को घुला सकते हैं। तो मिट्टी तो होगा ही नहीं, समुद्री जल है, ये भी एक प्रकार का विलयन है, वायु है, तो वायु भी एक प्रकार का विलयन है, आपका कोयला नहीं है, सोडा जल भी एक प्रकार का क्या है, विलयन है। अब इसमें से कह रहा है कि कौन इसमें से है जो टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि कोलाइड विलयन में जो निलंबन के कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वे प्रकाश को बिखेर सकते हैं। और जब प्रकाश को बिखेरते हैं तो आपको पता है, जब उसी बिखेरने में प्रकाश के मार्ग में छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं, इसमें टिंडल प्रभाव है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मली समझिए, आप जंगल में खड़ा हो जाइए, मतलब किसी भी यहाँ पे पेड़ टहनिया, और सुबह के टाइम में जब सूर्य की रोशनी आती है, किरणें आती हैं, तो आपको देखेंगे कि सूर्य की रोशनी की किरणें में जैसे जैसे जहाँ स्पेस मिलता है, सूर्य की रोशनी आपके जब जंगलों में प्रवेश करती है, पत्तियों के, पेड़ों के जहाँ जहाँ स्पेस होता है, वहां पे आप देखेंगे उसी लाइन में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, धूल कणों के। उसी को बोलते हैं टिंडल के प्रभाव। ठीक है ना। अब ये बताया कि टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित करेगा कौन। पहले बात मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, ये जो नमक का विलयन होता है, ये नमक का विलयन जो होता है ना, इस नमक का विलयन एक प्रकार का क्या है, तो नमक का विलयन एक प्रकार का वास्तविक विलयन है। ठीक है ना। क्या है, एक प्रकार का ये वास्तविक विलयन है। तो मतलब ये कंप्लीट किसी चीज में घुल सकता है ये, तो वास्तविक विलयन है। और ये वास्तविक विलयन होने के नाते जो भी चीज वास्तविक विलयन होगी वो आपको टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है, वास्तविक विलयन का ही मतलब होता है एक प्रकार का ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। और समांगी मिश्रण में क्या होता है, विलय के जो कण होते हैं ना, वो आणविक के आयनिक स्तर पर पूरी विलायक में जाकर के समान रूप से फैल जाते हैं, और वही आपका वास्तविक विलयन कहलाता है। ठीक है। तो एक नमक का पानी, जैसे नमक का पानी हो गया, जैसे चीनी का पानी हो गया, कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, ये सभी के सभी आपके वास्तविक विलयन होंगे। और जो वास्तविक विलयन होंगे उसमें टिंडल प्रभाव आपका प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें आपको टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करेंगे दूध का, तो दूध एक प्रकार का कोलाइड विलयन होता है। क्या होता है आपका, कोलाइड विलयन होता है। तो कोलाइड विलयन में आपका टिंडल का प्रभाव प्रदर्शित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। वहीं कॉपर सल्फेट विलयन की बात करेंगे हम, तो कॉपर सल्फेट विलयन एक प्रकार का वास्तविक विलयन होता है ये। तो जहां पर वास्तविक विलयन होगा वो क्या होगा आपका, वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन आपको स्टार्च विलयन की बात करें तो ये भी एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। क्या है ये, कोलाइड विलयन है। तो कोलाइड जो विलयन होगा उसमें आपका टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित करने को देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि परिवर्तन, कौन से परिवर्तन इसमें जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो भैया मैं रासायनिक परिवर्तन बताऊं, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी नए उत्पाद का निर्माण होता है, मतलब कोई भी पदार्थ दिया गया है उससे परिवर्तित होकर के वो नया पदार्थ बन रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन होंगे। और जो आपके भौतिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ का बनना नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे पेपर का जलना, पेपर को जला दीजिए तो क्या दोबारा पेपर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जैसे दूध से दही का जमना, ये भी आपका का रासायनिक परिवर्तन। क्या दूध से दही जमने के बाद से फिर दही दूध में परिवर्तित हो पाएगी, नहीं। मतलब दूध से एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ, क्या, दही। तो आप बोल सकते हो वो दही आपका क्या होगा, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी में आपको छांटना है और बताना है क्या होगा। पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपके पौधे की वृद्धि जो होगी, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट सेशन है, ये थोड़ा सा डाउट में है क्वेश्चन में, कि पौधे की जो वृद्धि होगी वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शुरुआत होती है इनकी वृद्धि। तो प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत होगी तो एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। लेकिन जब हम टहनियों की बात करेंगे, जो हमारी टहनियां काट दी जाती हैं, मान लो कोई पेड़ की कोई किसी पार्ट को आप काट रहे हैं, काटने के बाद से यदि जड़ को खत्म ना करें तो फिर से वहां पे एक छोटे छोटे फिर से उत्पाद बनना शुरू होते हैं। क्या पेड़ को काटने के बाद से लोहा नहीं होगा ना, वहां पर पेड़ का ही तो पार्ट होगा। तो यहाँ एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपका पौधे की वृद्धि को मान सकते हैं। लेकिन लोहे में जंग का लगना, तो क्या लोहे में जंग लगने के बाद से फिर जंग लगने का मतलब कि लोहे में क्षरण हुआ है, और लोहे में क्षरण हुआ तो क्या वो भौतिक परिवर्तन का रासायनिक परिवर्तन है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसमें इसमें क्या हुआ है, आपका वो चीज खत्म होकर के फिर अपने प्रीवियस फॉर्म में नहीं आ रही है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि लोहे में जंग का लगना ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। अब आइए दूसरे में, कह रहा है कि लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, इसमें से किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये आपका एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है।
तीसरा, खाना पकाना। ये बताइए सब्जी कोई बना रहे हैं तो क्या सब्जी बनाने के बाद फिर उसको हरी सब्जी में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। तो खाना पकाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है ना? उसके बाद भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पेट में जाने के बाद से दोबारा भोजन नहीं बना सकते आप उन चीज़ों को। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, नए पदार्थ का इसमें बन जा रहा है। जैसे जल से बर्फ का बनना। ये बताइए जल से बर्फ का जन बन जाना, ये एक प्रकार का भौतिक उदाहरण है। किसका है ये? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि फिर बर्फ से जल का निर्माण हो सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? केवल मोमबत्ती का जलना, मोम का जलना नहीं बोल रहा है। मोमबत्ती का मोम का जलना एक प्रकार से भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आता है। लेकिन केवल मोमबत्ती के जलने की बात करेगा तो दोबारा ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्योंकि उसमें नए पदार्थ आपके द्वारा मोम पिघलने के बाद से मोम की बात करेगा नहीं, मोमबत्ती जल जाएगा, जल करके लौ लौ जल रहा है ना, इसका मतलब बहुत सारी चीजें इसमें वापस नहीं आ रही हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वैसे आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण एक साथ दिया हो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण ये हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? अब ये है कि पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको मैं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके पहले भी मैंने पढ़ाया है, उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। चलिए, अब पूरी आपको ये थोड़ा सा कलरफुल वे में भी पढ़ाया कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, सबको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आप पदार्थ से आप क्या समझ रहे हैं? तो सभी को पता होगा, पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ वह है जिसका कोई ना कोई मास हो, द्रव्यमान हो। और द्रव्यमान होगा, जाहिर सी बात है, जब उसके पास द्रव्यमान होगा तो वो कोई ना कोई स्थान ऑक्युपाई करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान हो, वह स्थान घेरता हो। क्लियर है मेरी बात? चलिए, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी चीज हमारे आसपास दिखाई दे रही है, उनका कुछ भार होता है तथा किसी बर्तन या जगह लेने पर उनको घेर लेती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हम मैटर बोलते हैं, मतलब पदार्थ का नाम देते हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं जल है, वायु है, लकड़ी है, लोहा है, कपड़ा है, मिट्टी है, ये सभी के सभी पदार्थ हैं। और जो मैंने आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ का मतलब जिनका रासायनिक जो परिवर्तन हो, मतलब रासायनिक संयोग होता है, वो एक फिक्स वे में होता है, एक समान होता है। रासायनिक जो उनका मिश्रण होता है वो समान होता है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला दूसरा पॉइंट बोला है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में आपको अंतर बताना है। यहाँ पर तो इसका मैंने एक चार्ट लिया है, उसी चार्ट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर समांगी मिश्रण देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है? इनके अयों के कण आपके आपस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि कंप्लीटली घुल जाते हैं। और जब विषमांगी होगा तो इनके अवयव आपस में कण दिखाई देते हैं क्योंकि ये घुलते नहीं है। बात हमारी समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्योंकि आपस में क्या होते हैं? घुलते नहीं है। उसके बाद कह रहा है इसमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है, और विषमांगी में प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ठीक है मेरी बात? अब कह रहा है कि इनके अवयवों के कण तली में नहीं बैठते हैं क्योंकि कंप्लीटली घुल जाते हैं, और इनके अवयव के कण क्या होते हैं? तली में बैठ सकते हैं। अब ये बताइए समांगी मिश्रण होगा, कंप्लीटली एक रूप से दूसरे रूप में पूरी तरह से घुल जाएगा, तो छान करके उनको अलग हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं विषमांगी मिश्रण को हम छान करके अलग किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, इस एक पॉइंट को लिया मैंने जो आपके बुक में दिया हुआ है, उनको देखते हैं। इसमें क्या है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं कि जो मिश्र धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं। समझिए इसको। कह रहा है कि ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनके मिश्र धातुओं में मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, और पृथक अलग अलग संगठन रखते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो पीतल और जिंक। पीतल और जो पीतल होता है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। तो बोला है ना कि इसमें समांगी मिश्रण होता है, इसका मतलब कि ये किसी भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों से पृथक नहीं कर सकते हैं इनको, और ये एक से धातुओं का मिश्रण है। ये पीतल मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? जिंक का, और किसका? तो कॉपर का। इसमें जिंक लगभग आपको 30% देखने को मिलते हैं, और कॉपर आपको 70% देखने को मिलते हैं। तो वही पूछता है एग्जाम में कि जो आपका पीतल होता है, पीतल पीतल वो किस किस धातु का मिश्रण है? याद रखिएगा, इस ट्रिक में आपको बता दूं, पिताजी। क्या है? पिताजी। पिताजी से क्या याद करेंगे? आपका जी से याद करेंगे जिंक। किससे याद करेंगे? पिताजी से याद करेंगे आपका जिंक और कॉपर। ठीक है ना? पिताजी, आपका जिंक, एक जिंक हो जाएगा और एक कॉपर याद कर लीजिएगा। एक ही ट्रिक मैंने याद, जो मैंने मुझे याद करना था मैं याद किया हूँ कि पिताजी से मैंने याद किया था कि पीतल में जिंक और कॉपर का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जिंक इसमें 30% होता है, कॉपर ज्यादा होता है, 70% के आसपास पाया जाता है। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए एक बिलियन है, 320 ग्राम का विलायक है। 320 ग्राम
विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलीय है तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। सबसे पहले इसको करने के लिए पूरी की पूरी द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। तो द्रव्यमान कौन कौन सा होगा आपको, तो द्रव्यमान वही होगा जो आपका कौन सा होगा, इस मान लीजिए पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम है और पूरे विलायक, विलायक का मतलब जिनकी मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होती है, मतलब जल, उस जल का द्रव्यमान 320 ग्राम है। तो वहीं हम पूरे विलयन की द्रव्यमान की बात करें तो वहां पर हम क्या होगा, जिसमें जो जो भी विलायक और विलेय मिले उन सबका मिला देंगे, वो आपका जो द्रव्यमान होगा जो 360 ग्राम हो गया। अब हम बात करेंगे कि विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपका पहली बात नीचे सबसे ज्यादा होगा, नीचे क्या होगा, पूरे विलयन का द्रव्यमान हो गया, उसके बाद से इसमें कितने विलेय की द्रव्यमान है उसको और 100 मल्टीप्लाई, तो पूरे विलयन का द्रव्यमान आपको 360 ग्राम हो गया, उसमें जो विलेय हैं वो कितने हैं, तो 40 हैं, उसको 80 से काट देंगे और क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 दहा में 40 और 4 नवा 36, इसका मतलब कि 100/9 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 11.1% के आसपास होगी। समझ में आ गया ना। अब इसमें से आपको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके कोलाइड के कुछ सामान्य गुण हैं, उनको प्रदर्शित किया गया है, देख लीजिए। जैसे आपका बोलते हैं एक परिक्षिप्त अवस्था, द्रव, गैस, एरोसॉल, कोहरा, बादल, कुहासा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। जैसे आपको बोल दे कि आपका जो कोहरा है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइड्स का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। कोहरा किस प्रकार के कोलाइड्स का उदाहरण है, ये एरोसॉल, एरोसॉल का एक कोलाइड्स का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, द्रव से गैस में रूपांतरण होता है। क्लियर मेरी बात, द्रव से गैस में रूपांतरण होता है, ठीक है। जो आपकी प्रवस्था होती है कोहरा, आपको देखने को मिलता है द्रव में होता है ये, इसका जो माध्यम होता है वो गैस होता है। वहीं बादल की बात करेंगे, ये भी आपका एरोसॉल होता है। कुहासा क्या होता है, एरोसॉल। ये देखिए एग्जाम में बहुत बार आया है, मैं आपको बता दूं, आपका जो कोहरा, बादल, कुहासा एक प्रकार के एरोसॉल का उदाहरण है। वहीं आपकी बात करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट यही है, आपको प्रकार पूछता है, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा। वहीं आपको धुआं स्वचालित वाहन के जो निथार होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, ये भी एक करके एरोसॉल के ही उदाहरण है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ठोस से गैस में इनका माध्यम परिवर्तित होता है। सेविंग क्रीम, जिससे आपकी जो नहीं होते बियर्ड सेविंग करते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार का फोम होता है, ये फोम इसका कोलाइड का उदाहरण है। दूध की बात करें, फेस क्रीम की बात करें, तो ये एक प्रकार का इमल्सन होता है। इमल्सन का मतलब होता है इसमें थोड़ा सा वसा पाया जाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़ की बात करें, एक प्रकार का सोल का उदाहरण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण है, इस प्रकार का कोलाइड है, ये सोल का उदाहरण है। फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस एक प्रकार के फोम के उदाहरण है, ठीक है। जेली हो गया, पनीर खाते हैं वो हो गया, मक्खन हो गया, सभी के सभी क्या होते हैं, जेली के उदाहरण है। रंगीन पत्थर आपने देखा होगा, दूधिया कांच देखा होगा, सभी के सभी ये ठोस सोल के उदाहरण है। इसको एक बार नहीं, आपको कई बार ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। सर ने जो पढ़ाया इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला इसमें आपको प्रश्न आएगा, आपके चैप्टर के अंतर्गत का प्रश्न है, उसके सभी उत्तर भी हमने दिया हुआ है। कह रहा है कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद करना। अभी तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं जाकर के, वैसे यहाँ पर भी लिख दिया है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसको समझा दूं, चलिए समझा ही देते हैं। समांगी प्रकृति क्या होती है, जिस मिश्रण में सर्वत्र गुण क्या होते हैं, समरूप हो, बराबर हो, वो समांगी प्रकृति कहलाती है, ठीक है। जैसे बोले कि चीनी का घोल सर्वत्र समान रूप से मीठा होता है, अतः चीनी के घोल को क्या बोल सकते हैं हम, समांगी मिश्रण बोल सकते हैं। विषमांगी की बात करें, वो क्या होता है, जिस मिश्रण में एक अंश दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब वो कंप्लीट उसको घुला नहीं सकते हैं, वो आपके विषमांगी प्रकृति के कहलाते हैं। जैसे आपकी मिट्टी हो गई, चूना पानी हो गया, सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये विषमांगी प्रकृति के नेचर के होते हैं ये। अब आपका दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया है, दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से भिन्न हैं, किस प्रकार भिन्न है, तो इसमें सबका डिफरेंस आपको अलग अलग से बताना है। ये आपका वास्तविक विलयन है, कोलाइड विलयन है, निलंबन है। वास्तविक विलयन क्या होंगे, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा तो वास्तविक विलयन होगा। मैंने बताया कि जैसे जल में पानी में नमक का घुलना आपका वास्तविक विलयन कहलाया था। और दूसरी बात, कोलाइड क्या होगा, वहां पे मैंने आपको नहीं समझा पाया था। कोलाइड क्या होगा, कोलाइड क्या होगा, समांगी दिखने में तो लगेगा, लेकिन रियल में होता क्या है, तो विषमांगी होता है। जैसे दूध, दूध आपको दिखेगा तो समांगी है, लेकिन ये रियल में क्या है, विषमांगी है। इसलिए जो कोलाइड नेचर के होते हैं वो टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। समझाया था ये मैं आपको। निलंबन, निलंबन की बात करेंगे, किसी भी ठोस का विषमांगी मिश्रण है और ये जो द्रव या गैस में विक्षेपित रहता है। दूसरे पॉइंट में आइए,
वास्तविक विलयन में क्या होगा, इसमें बिलियन के कण आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये समांगी मिश्रण होता है। और वहीं कोलाइड की बात करें तो ये बिलियन के कण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं। दिखने तो प्रतीत तो होता ही है समांगी, लेकिन होता है विषमांगी। तो जाहिर सी बात है उसको नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं आप, उसको आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन वहीं हम निलंबन की बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि ठोस अवस्था के जो कण होते हैं ना, वो नंगी आंखों से दिखाई दे सकते हैं। तीसरी पॉइंट है, इनको छान करके संघटकों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं इसमें क्या होगा, इस संघटकों को केवल आप अपकेंद्रीकरण के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जैसे आपका दूध से मक्खन को निकालना हो तो ये क्या होगा, इसको आप अपकेंद्रीकरण तकनीकी से इनको अलग करेंगे। वहीं निलंबन की बात करेंगे तो इसके कण इतने मोटे होते हैं, इनको आराम से आप छान करके भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण की हम बात करेंगे वास्तविक विलयन में, से चीनी जलीय होता है। चीनी का जलीय विलयन एक प्रकार का वास्तविक विलयन है। लेकिन कोलाइड विलयन की बात करेंगे तो दूध हो गया, स्याही हो गया, ये सभी के सभी कोलाइड विलयन है। निलंबन में किसी विलयन की बात करेंगे, उदाहरण में जैसे चाक पाउडर होगा, उसमें जल को मिला देते हैं, एक प्रकार का निलंबन होता है। कुछ देर के बाद से देखेंगे पानी ऊपर आएगी और चाक के जो मिश्रण होंगे आराम से आकर के पूरे तली पर जम जाएंगे। ठीक है, उनको आराम से आप हाथों से भी निकाल सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट में आएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा एक प्रकार के न्यूमेरिकल्स है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम के सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। देखिए, सांद्रता प्राप्त करिए। इसमें क्या होगा, मैंने बोला कि सबसे पहले आपका विलेय के जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान, मतलब सोडियम जो क्लोराइड है उनके द्रव्यमान 36 ग्राम है। वहीं विलायक द्रव्यमान की बात करें जल में, तो वो आपका 100 ग्राम है। तो पूरे के पूरे द्रव्यमान को मैंने बोला पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो 100 और 36 मिलकर के 136 ग्राम हो गया। और सांद्रता की मैंने बात किया था, तो मैंने यही बोला था ना कि पूरे के पूरे जो होंगे वो नीचे हो जाएंगे। नीचे आपका कितना है, 136 है। और विलेय के जो द्रव्यमान होंगे उनको ऊपर रखेंगे, इसका मतलब 36 को ऊपर रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको काट करके 18 दूना 36, इसको काट लीजिए दो बार में, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 हो गया। 9 दूना 18 और 34 दूना 68। अब इनको 900 को हम 34 से डिवाइड करा देंगे, लगभग 26.47% के आसपास आएगा। आपको कभी भी ना इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे, इसमें एक ही बात ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब सांद्रता पूछे तो पहली बात तो उस विलयन के कंप्लीट द्रव्यमान को निकाल लीजिएगा और उसको नीचे रख लीजिएगा। और उस देखेंगे उस विलयन में जो विलेय घुल रहे हैं उन विलेय की मात्रा को ऊपर कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नॉर्मल निकल जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आइए, ये भी आपका प्रश्न देखिए, जो प्रश्न कब चीजों को हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। सभी के सभी चीजों को रिवीजन के तौर पर भी मैंने सभी प्रश्नों को अंकित किया है कि बाद में भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें समझाई हुई चीजें हैं और आपको पीडीएफ में केवल नॉर्मल चीजें मिल सकती हैं। इसमें जरूर देखिएगा। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको सभी मैंने बता दिया है। जैसे आपको बताना है कि कौन से इसमें रासायनिक परिवर्तन है, कौन से भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब किसी नए उत्पाद का बनना, भौतिक परिवर्तन का मतलब कि अपने उसी पुराने फॉर्म में वापस आ जाना। पेड़ों को काट देंगे तो क्या पेड़ों को काटने के बाद से क्या पेड़ों को काट देंगे किसी टहनी को, मैंने बोला कि दो प्रकार के परिवर्तन है ये आपके भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आप भौतिक और रासायनिक दो प्रकार के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, कह रहा कि मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। मक्खन को पिघलाएंगे तो ये बताइए, मक्खन को पिघलाने के बाद से मतलब मक्खन फिर हो सकता है ना, फिर पिघलने के बाद से क्या होगा, मक्खन में आ सकता है। कहने का मतलब कोई घी है, आप घी को थोड़ा सा क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो घी पिघल जाता है। क्या कुछ देर के बाद ठंडा होने के बाद फिर उसी फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। यानी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अलमारी में जंग लगना, जंग लगना कहीं भी आपको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसी प्रश्न को यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे दिया है, जल का उबलकर वाष्प में परिवर्तन, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फलों में सलाद का बनना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। लकड़ी और कागज का जलना एक प्रकार का आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला आता है, अभी तक जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या है वो 100 से अधिक है, ठीक है। इसमें से आपको लगभग 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक नेचर के हैं और शेष के शेष सभी क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, का मतलब कि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर जो तत्व होते हैं एक प्रकार के ठोस होते हैं।
जिसमें से 11 तत्वों की बात करेंगे तो 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर क्या है, तो गैसें हैं। 2 तत्व जैसे आपका पारा और ब्रोमीन, ये कमरे के तापमान पर क्या है, तो द्रव है। गैलियम और सीजियम की बात करेंगे तो तत्व जो है ये कमरे के तापमान पर लगभग 303 केल्विन पर और इससे कुछ अधिक तापमान पर ये दो अवस्था में क्या होते हैं, मतलब आकार ले लेते हैं, ग्रहण हो जाते हैं, अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन? गैलियम और सीजियम, जो तत्व कमरे के तापमान पर से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले लेते हैं। अब इसमें आया आपकी बात कि आपकी मिश्रण की बात की गई है और इसमें भौतिक और इसमें मिश्रण और यौगिक में डिफरेंसेस दिया गया, उनको पढ़ते हैं। देखिए, मिश्रण क्या होते हैं? तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, ये मिश्रण होते हैं। लेकिन वहीं बात करेंगे यौगिक की, यौगिक में तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन मिश्रण में नए यौगिक का निर्माण नहीं होगा। मिश्रण एक प्रकार का संगठन परिवर्तनीय होता है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, हमेशा का हमेशा ये अस्थायी होते हैं, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित अब घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि जो यौगिक होते हैं वो नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, वहीं घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या करते हैं, आप अंतर को समझ सकते हैं। जो भी डाउट होगा आपको सब के सब एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, इनके उनको आपको जरूर पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए पॉइंट देखते हैं इसका, आपने क्या सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना चाहिए इसको, स्किप मत करिएगा प्लीज। कह रहा है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों के से शुद्ध पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और अवयव को विलेय कहते हैं। मतलब जो चीज जैसे पानी और चीनी का घोल है, तो वो एक प्रकार का विलयन है, और इस विलयन में जो सबसे ज्यादा मात्रा है, मतलब कि पानी मात्रा ज्यादा है, तो पानी का विलायक है, और जो घुला हुआ है उसमें मतलब चीनी घुली हुई है, तो चीनी आपका क्या है, विलेय है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। सांद्रता क्या होता है कि पूरे विलयन का द्रव्यमान नीचे रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद से उसमें घुलने वाले जो विलेय की मात्रा है उसको ऊपर रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये क्या निकल जाता है, विलयन की सांद्रता निकल जाता है, और यही इसका आयतन कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह पदार्थ जो विलायक में घुलनशील और आंखों से हम देख सकते हैं, एक प्रकार का वो निलंबन कहलाता है। अभी मैंने बताया है आपको, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपके मिश्रण घुल नहीं पाते हैं, इसमें पदार्थ घुल नहीं पाते हैं। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन आपको देखने में वो कैसा लगेगा, आपको देखने में वो समांगी प्रतीत होगा। जैसे दूध, दूध एक प्रकार का कोलाइड है, लेकिन आपको क्या होते हैं, उसको सरलता से आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं आप। इनके कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, सरलता से नहीं दिखाई दे सकता है, किंतु बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं, इसलिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। कोलाइड उद्योगों में दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जो विलेय के कण है, मतलब जो उसमें घुले हुए हैं, वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो विलायक है उस पूरी तरह से वितरित है, वो आपके परिक्षेपण के माध्यम है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ आपके तत्व या यौगिक हो सकते हैं। आपके जो शुद्ध पदार्थ हो वो तत्व हो सकते हैं, या तो वो यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का एक मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक क्रिया के द्वारा हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में बनता है। यौगिक क्या होगा, दोनों तो दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण तो होगा, लेकिन उनका क्या होगा, एक स्थिर अनुपात में उनका रासायनिक रूप में संयोजन होगा, तो जाकर के वो यौगिक बनेगा। कह रहा कि यौगिक के जो गुण होते हैं उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि जो मिश्रण में उपस्थित तत्व होते हैं ये यौगिक अपने ही गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं, हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ से आपका पूरी बुक को शुरू करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के एक कंप्लीट एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से पहला पॉइंट है आपका
कि वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ का क्या अर्थ है। शुद्ध पदार्थ का अर्थ वही होता है कि जिसमें पदार्थ, देखिए मैं सभी पॉइंट को नहीं पढ़ूंगा, आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे पॉइंट को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, कितना सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ कि पदार्थ में जो सभी के कण होते हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के होंगे, तो आपके क्या कहलाएंगे, एक प्रकार से ये वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है। दूसरा, इसमें से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। कह रहा है कि क्या दूध एक शुद्ध पदार्थ है। बिल्कुल नहीं है, शुद्ध पदार्थ नहीं है ये। समुद्र का जल क्या शुद्ध पदार्थ है, ये भी नहीं है। क्या सोडियम क्लोराइड एक शुद्ध पदार्थ है। क्या मिट्टी शुद्ध पदार्थ है, तो मिट्टी तो बिल्कुल शुद्ध पदार्थ नहीं है, यानी NaCl जो होता है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब इसमें आपको बता दें हम कि जो दूध शुद्ध पदार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि दूध में आपके जो पानी होते हैं, दूध में पानी भी तो होता है, दूध में आपको वसा भी तो होता है, दूध में आपको प्रोटीन भी तो देखने को मिलते हैं, यानी सभी के सभी मिल गए तो फिर वो शुद्ध पदार्थ नहीं रह गया, ठीक है ना। बहुत लोग आते हैं दूध तो शुद्ध होता है, दूध शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। समुद्र जल की बात करेंगे तो इसमें आपको पता है समुद्र जल में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं, आपके शुद्ध जल में होगा ही नहीं समुद्र जल। सोडियम क्लोराइड आपके आपके क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिट्टी आपकी शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि मिट्टी में आपकी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ के, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ के आपके का मिश्रण होता है ये, इसलिए हम इसको शुद्ध पदार्थ का नाम नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला पॉइंट है कि मिश्रण किसे कहते हैं, अभी हमने बार बार पढ़ा है। तो मिश्रण क्या होता है, ये होता है जब एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध तत्व हो या यौगिक हो, उनका मिश्रण ही क्या कहलाता है, वो मिश्रण कहलाता है, ठीक है। चौथे नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि किसी स्रोत से प्राप्त शुद्ध पदार्थ का अभिलाक्षी गुण क्या होगा। जब शुद्ध पदार्थ होगा तो जब अभिलाक्षी गुण, शुद्ध पदार्थ जब होगा जब उनके गुण एक समान होंगे, क्या होंगे, जब उनके गुण एक समान होंगे तो आपके शुद्ध पदार्थ के एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ये सबको पता है। विषमांगी मिश्रण होता है जिस मिश्रण में उनकी बनावट क्या हो, तो असमान हो, जब समान हो जाएगा तो वो समांगी हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका विषमांगी कब होगा, जब उनके समान अब असमान रूप से बनावट होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। तो इसकी समान के असमान का मतलब कि इसकी जो संरचना होती है वो भी असमान होती है, ठीक है। अलग अलग इनकी प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए हम बोल सकते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इनके बनावट असमान होते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, विलयन को छांटना है। अब देखिए, क्या नींबू का पानी विलयन है, क्या सोडा विलयन है, क्या आयोडीन और अल्कोहल जल का विलयन है, ये सभी के सभी क्या है, एक प्रकार से आपके विलयन है, इसलिए चौथा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही जवाब होगा। क्लियर है मेरी बात। आगे मतलब क्या होगा, विलयन का मतलब होता है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आकर के घुल जाते हों, वो आपका विलयन होगा। अगले पॉइंट में, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं, तो विलयन के दो ही भाग होते हैं आपके, कौन कौन से, पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और दोनों की तरफ चलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब बनता है। 8 नंबर की तरफ आते हैं। विलयन में विलायक कौन से होते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होती है आपका, वही आंसर सही होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपका विलायक होता है। क्लियर है इस बात। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। आपसे पूछा जाए इसमें कि इसमें चीनी दे दे और आपका जल जल दे दे, इसमें आपको विलायक की मात्रा, विलायक का मतलब इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, तो जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए जल इसमें क्या है, विलायक है। और चीनी क्या है, तो चीनी इसमें विलेय है, क्या है ना, चीनी घुल रही है ना। चलिए, पीतल में मैंने बताया था, इसको दो ट्रिक बताया था, बोला था कि पिताजी से याद रखिएगा, तो पिताजी का मतलब कि इसमें जिंक से याद बोला था, इसमें जिंक कितने परसेंट बोला था, तो जिंक बोला था 30%, और वहीं हम कापर की बात करेंगे तो कापर बोला था 70% के आसपास, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अब ये आगे जानिए कि टिंक्चर, टिंक्चर आयोडीन में विलेय और विलायक क्रमशः कौन कौन से होते हैं। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसमें आयोडीन आपका विलेय होता है और एल्कोहल आपका विलायक होता है, मतलब कि आयोडीन और एल्कोहल जब इनका दोनों का मिश्रण होता है तो ये दोनों मिल करके आपको एक टिंचर आयोडीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
टिंचर आयोडीन का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। वात युक्त पेय, वात युक्त पेय का मतलब होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, जैसे सोडा जल हो गया, कोक होगा, इसमें विलेय कौन है? आपसे इसमें विलेय की मात्रा की बात करेंगे तो ये तो आसान है, आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा, बताइए इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होना चाहिए इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, सॉरी कम होती है, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, तो पानी इसमें क्या होगा? विलायक होगा, और विलेय की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 14 नंबर की तरफ आते हैं, वाई को किस प्रकार का विलयन माना जाता है? ये बताइए, वाई को आप किस प्रकार का विलयन मान सकते हैं? आपसे पूछ रहे हैं इसमें से क्या होगा? तो वाई को हम यही बोलेंगे ना कि गैस में गैस का विलयन है, इसमें ठोस तो है ही नहीं है, तरल है ही नहीं है, ठोस नहीं है, अब वाई को बोल सकते हैं ये गैसों में ही गैस का विलयन है, क्योंकि वायु में गैसों का ही मिश्रण है वायु ना, तो गैसों में गैस का विलयन क्या है मेरा? वायु है। 15 नंबर क्या है कि जब हम बात करें कि वायु में नाइट्रोजन की भूमिका क्या है, ये बताइए वायु में सबसे ज्यादा गैसों का मिश्रण कौन सा होता है? सबसे ज्यादा 78% गैस पाई जाती है ना, कौन सी? तो नाइट्रोजन। तो मैंने बोला जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? तो विलायक कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी नाइट्रोजन की भूमिका इसमें क्या है? तो विलायक की है, ऑप्शन नंबर 2। बिलियन के जो कण होते हैं उनके आकार कैसे होते हैं? तो बिलियन के जो कण होते हैं उनके आकार आपके 1 न्यूटन मीटर से बड़ा होता है, इसको हम क्या बोल सकते? एक सॉरी 1 न्यूटन मीटर से छोटा, ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन मीटर के से छोटा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं 10 के पावर माइनस 9 मीटर। इससे क्या होता है? आकार इनका छोटा होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 1 मिनट कंफर्म कर लें। जी, बिल्कुल सही है, 1 न्यूटन मीटर से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। एग्जाम में आप दोनों ऑप्शन आ सकता है, जैसे मैंने ऑप्शन में दिया है कंफ्यूजन करने के लिए, 1 न्यूटन मीटर से ये छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त घोल की पहचान क्या है? तो संतृप्त घोल की पहचान यही है जिसमें क्या होता है कि विलय घुल नहीं सकता है, अब आपका मात्रा ज्यादा हो गया है, अब इसके बाद इसमें कोई भी विलयन घुल नहीं सकता है, समझ में आया? मतलब जब इसमें अब वहीं भी बात करता है, जब और विलय घुल जाता तो इसको हम असंतृप्त का नाम देते हैं। मतलब अब ये संतृप्त नहीं हो, जैसे मान लीजिए चीनी पानी में घुल रहा है, जब तक घुल ना जाए, पूरा घुल जाए, जब तक घुल रहा है तब तक वो आपका संतृप्त विलयन नहीं कहलाएगा, वो असंतृप्त होगा। लेकिन जैसे ही घुलने के बाद में अब इसमें और ज्यादा हम चीनी की मात्रा नहीं डाल सकते, अब ये घुल नहीं पाएगा, तो वहां पे हम बोल सकते हैं ये आपका क्या हो गया? अभी संतृप्त हो गया है। तो संतृप्त घोल का मतलब होता है कि अब इसमें किसी भी प्रकार का विलय अब घुल नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। चलिए पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे? जब नहीं घुलेगा, जब घुल जाएगा तो आपको समझाई दिया, मतलब असंतृप्त होगा, लेकिन जब नहीं घुलेगा तो इसी का हम नाम दे देते हैं कौन सा? सांद्र सॉरी संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं इसको? संतृप्त विलयन, यानी संतृप्त विलयन का नाम दे सकते हैं। अब ये आपका संतृप्त हो गया है। यदि विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसी को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इसका मतलब है कि अब ये निश्चित तापमान पर अब विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ घोलने की क्षमता है अभी, मतलब ये घोल सकता है, और इसलिए क्या है प्रकार का असंतृप्त विलयन है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, संतृप्त और असंतृप्त। करा कि किसी संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने पर क्या होगा? जब किसी भी संतृप्त विलयन को जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो विलय के बाहर आकर के क्रिस्टल बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? विलय बाहर आकर के क्रिस्टल बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो तापमान होता है वो कम होने पर विलय की जो घुलनशीलता होती है ना, इसकी घुलनशीलता, इसकी जो घुलनशीलता वो घटने लगती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। और उससे क्या होता है कि इसमें अतिरिक्त जो घुला हुआ पदार्थ है वो क्रिस्टल के रूप में क्या होता है? वो क्रिस्टल के रूप में बाहर आने लगता है। इसलिए बोल सकते हैं कि जब संतृप्त का विलयन धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो विलय बाहर आकर के क्रिस्टल बनने लगते हैं। 21 नंबर, विलायक के निश्चित मात्रा में घुले विलय की मात्रा क्या कहलाती है? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं इसको? सांद्रता बोलते हैं। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? तो मैंने आपको बताया निलंबन जो होता है एक प्रकार का वो विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब वहीं की बात करें आपको, कलर चेंज, चलिए
करेक्शन करते हैं। निलंबन के कणों को देखा जा सकता है। तो निलंबन के कणों को हम क्या कर सकते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी से नहीं, इसको आराम से नग्न आंखों से हम इसको आराम से देख सकते हैं। निलंबन को शांत छोड़ देने पर क्या होता है, इनके जो कण होते हैं ना वो आकर के आराम से नीचे बैठ जाते हैं, आराम से नीचे रूप से बैठ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, घुलते नहीं है, ये नहीं होगा ऑप्शन, आराम से नीचे आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, निलंबन का स्वभाव कैसा होता है, निलंबन का जो स्वभाव होता है मैं आपको बताऊं, ये अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है, तो कोलाइड एक प्रकार का आपका विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन आपको देखने में वो समांगी प्रतीत होगा, वो आपका कोलाइड विलयन का उदाहरण है। 27 नंबर, कोलाइड के जो कण होते हैं, तो कोलाइड के कण को आप आराम नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 28 नंबर की तरफ आइए। कोलाइड के विलयन जो होते हैं वो एक उदाहरण है, तो कोलाइड के विलयन का उदाहरण यही आपको देखने को मिलता है, कौन, दूध। दूध आपके कोलाइड विलयन का उदाहरण है। कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसी को बोलते हैं टिंडल का प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव की खोज किसने किया था, तो वो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा विलयन टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो मैंने बोला था कि जो आपका वास्तविक विलयन प्रदर्शित कर रहा होगा, कोलाइड विलयन न हो, तो वास्तविक विलयन जो भी प्रदर्शित करने वाला होगा सबके सब टिंडल के प्रभाव को दिखाएंगे। आपसे हम पूछे दूध क्या है, तो दूध तो हमारा कोलाइड विलयन है। जब कोलाइड विलयन होगा तो ये क्या होगा, टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। वहीं आपको बोलेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन, तो कॉपर सल्फेट का विलयन इस प्रकार का विलयन है, आपको बोले हम, तो कौन सा विलयन है ये, तो कॉपर सल्फेट का विलयन आपका एक प्रकार का वास्तविक विलयन है। सॉरी, एक मिनट, हाँ, टिंडल प्रभाव यही प्रदर्शित नहीं करेगा आपका कॉपर सल्फेट का विलयन, क्यों, क्योंकि ये आपका वास्तविक विलयन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। 32 नंबर की तरफ आते हैं कि जंगल में सूर्य की किरणों का धुंधले मार्ग से गुजरना किसका उदाहरण है, तो यही आपका टिंडल के प्रभाव का उदाहरण है। कोलाइड के कण किस घटक को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तो मैंने बताया था आपको, अभी इसके पहले भी बताया था, वो आपके होते हैं वह घटक जो कोलाइडल के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, कोलाइडल के रूप में होते हैं। अब ये करा कि परिक्षेपण के माध्यम क्या होते हैं, अभी बताया था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण के माध्यम। तो परिक्षेपण के माध्यम वो होंगे जो घटक परिक्षिप्त प्रावस्था में क्या होते हैं, निलंबित होते हैं, ऑप्शन नंबर 3, मतलब विलायक जो होते हैं वो आपके परिक्षेपण माध्यम होगा। स्याही में मौजूद जो रंग होते हैं घटक डाई को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर आप डाई को अलग करने के लिए किस प्रकार के, तो वहां पे आप प्रदर्शित कर सकते हैं कौन सा, वाष्पीकरण का, इवेपोरेट करके आप स्याही में मौजूद रंग घटक को अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रंगों को अलग अलग करने के लिए नहीं है, ये स्याही में मौजूद रंग के घटक को मतलब डाई को अलग करने के लिए वाष्पीकरण है। यदि रंगों की बात अलग करेंगे, रंग हैं उसमें अलग अलग रंग हैं और उनको अलग अलग करना है, तो वहां पर आप क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करेंगे। 36 नंबर की तरफ है। 36 नंबर क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो, तो इनको किस विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनको पृथक कर सकते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा। क्या होते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम आपको बता दें, इसमें यदि हम बात करें कि प्रभाजी आसवन का मतलब क्या होता है, इसमें जो द्रव होते हैं, यानी द्रव से विभिन्न विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो वही तो बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को एक क्वथनांक के अंतर मतलब कि 25 केल्विन से कम हो, तो उसको हम प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। मतलब किसी दो द्रव से विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तेल और जल के घुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसमें यही आता है कीप पृथक्करण, यानी सेपरेटिंग फनल के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। धातु शोधन मतलब कि मेटलर्जी में पृथक्करण की जैसी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है,
इसमें आप बता सकते हैं, ये कर सकते हैं आपको किसमें कि पृथक्करण में आपके धातुमल स्लैग को अलग करने में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातित सब्लिमिंग को अलग मतलब ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं, कौन से, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले बात नफ्थलीन की गोली आएगी, कपूर तो आएगा ही, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, यानी ये सभी के सभी पदार्थ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन कर सकते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, आप बताइए। वहां पर आप करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि का। ऑप्शन नंबर सी। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मैंने बताया था क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग जब आपके रंगीन मिश्रण हो और रंगीन मिश्रणों को आपको जब उनके घटकों को अलग करना हो, तो उन्हीं उनके रंगों को अलग अलग करना हो, तो वहां पर आप क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि काली स्याही को क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पृथक करने पर क्या पता चलता है, तो उनके यही पता चलता है कि इसमें विभिन्न रंगों के डाई मिश्रित हैं, कि इसमें केवल एक ही रंग होता है, कि इसमें पूरी तरह जल है, यानी इसमें विभिन्न रंग के डाई के मिश्रित हैं और उनके अलग अलग कलरों की पहचान की जा रही है, तो वहां पर आप क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करके पता कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी किसके पृथक्करण के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये आपके जो रंगीन मिश्रण के घटकों को प्रयोग करके इसके रंगीन मिश्रण को घटकों को प्रयोग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। काली स्याही को क्रोमेटोग्राफी से पृथक करने पर क्या देख सकते हैं आप, तो आप उसमें अलग अलग रंग की जो धारियां होती हैं ना, उनको आप देख सकते हैं। किससे, क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग से। कह रहा है कि आसवन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, आसवन की प्रक्रिया द्रव के वाष्पनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर के आधार पर आधारित है। इसका मतलब क्या होगा, आपसे बोले कि आसवन विधि, इस विधि में ऐसे मिश्रण होते हैं जो पृथक करने में किया जाता है, ठीक है ना, जो विघटित हुए बिना उबलते रहते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है, वहां पर आप आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, अब उसी क्वेश्चन से संबंधित ये भी प्रश्न है कि जो एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वहीं डिस्टिलेशन मेथड मतलब आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एसीटोन का क्वथनांक लगभग कितना होता है, एसीटोन का क्वथनांक लगभग आपको 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। 48 नंबर है, प्रभाजी आसवन में कौन सा अतिरिक्त उपकरण साधारण आसवन की तुलना में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं आप प्रभाजी आसवन मतलब कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यानी प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग आप कर सकते हैं। वायु से विभिन्न गैसों को कैसे आप पृथक कर सकते हैं, तो वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी प्रभाजी आसवन की विधि से आप प्रयोग कर सकते हैं। वायु से विभिन्न गैसों को पृथक कैसे कर सकते हैं, 50 नंबर है, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी प्रभाजी आसवन है, दो रिपीट हो गया ये। ऑक्सीजन की क्वथनांक की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऑक्सीजन के जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, वो लगभग 183 डिग्री सेल्सियस, 186 डिग्री सेल्सियस, 183 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है ऑक्सीजन का क्वथनांक। वायु से गैसों के पृथक्करण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले वो काम किया जाता है कि वायु को संपीड़ित करेंगे और संपीड़ित करके उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। वायु को द्रवित करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वहां पर आप दाब को बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे। क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे, तो वायु लिक्विफाई लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वायु को ठंडा करने पर सबसे पहले कौन सी गैस द्रव में बदलती है, तो वायु को ठंडा करने पर सबसे पहले जो गैस है वो ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन द्रव में बदलना शुरू हो जाती है। 55 नंबर की तरफ आते हैं कि संतृप्त विलयन बनाने के बाद शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं किससे, शुद्ध संतृप्त विलयन के बाद शुद्ध कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, इससे किससे मतलब क्रिस्टल जमने पर यानी क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण से प्राप्त क्रिस्टल कैसे दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं असमान प्रकार के, किस प्रकार से, असमान प्रकार से दिखाई देते हैं। आप जाकर देख सकते हैं
इस प्रकार के सभी प्रश्न हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उनका सबका एमसीक्यू फॉर्मेट है ये। इसको पढ़ लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आप बुक को भूल जाएंगे, बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जिनको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, और साइंस की बुक थोड़ा सा स्पेशली आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा नॉलेज जरूर होने चाहिए, धैर्य होना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। उसी चीजों को दूर करने के लिए मैंने इन सभी को इस प्रकार के सामने लाया है, जहां पर सभी अभ्यास के प्रश्न, प्रश्न के अंतर्गत के सभी प्रश्न और आपके पूरे के पूरे बुक के एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लेके आए हैं। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण पृथक किए जाते हैं? इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीकरण में किस प्रकार से किए जाएंगे कि जो घुलनशील ठोस होगा उसके शुद्धियों वाले मिश्रण को अलग करने के लिए। समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? ये तो सबको पता है भैया, कौन सी विधि कहलाती है ये? क्या उसको हम वाष्पीकरण कर सकेंगे कि क्रिस्टलीकरण कर सकेंगे? दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज जरूर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? वाष्पीकरण, मतलब इवेपोरेट करके हम प्राप्त कर सकते हैं, पहले भी हम आपको इसको बताए हैं। 59 की तरफ आते हैं कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल को किस विधि के द्वारा आप पृथक कर सकते हैं? इनको पृथक करने के लिए आपको किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा? आसवन विधि का, ठीक है। नमक, कपूर से नमक पृथक करने की विधि क्या इसमें कौन सा होगा? इसमें ऊर्ध्वीकरण होगा, नॉर्मल है। आकि वाष्पीकरण होगा, कौन सा होगा? जब नमक से कपूर को पृथक करने की विधि जो होगी वो कौन सा होगी? वाष्पीकरण होगा कि ऊर्ध्वीकरण होगा? कंफर्म करके बताइए आप लोग, कौन सा होगा इसमें? आसान क्वेश्चन है, इसमें ऊर्ध्वीकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी। दही से मक्खन निकालने की विधि कौन सी होती है? तो ये मंथन विधि होती है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो जिनका हम अवलोकन करेंगे, वर्णन करेंगे, ये इस प्रकार के जो होगी उसको हम बोलते हैं कौन सी? भौतिक गुण। कौन सा? भौतिक गुण। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण नहीं है? तो भौतिक गुण कौन सा नहीं है? ज्वलनशीलता, ये आपका रासायनिक गुण है। क्या है? या रासायनिक गुण है। बर्फ का जल में बदलना क्या है? बर्फ का जल में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो एक प्रकार का ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से फिर हम बर्फ को बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में आपका क्या होता है कि पदार्थ का संगठन बदल जाता है, पदार्थ का रंग हमेशा बदल जाता है। इस पदार्थ की रासायनिक परिवर्तन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पानी का वाष्प में बदलना, तो पानी का वाष्प बदलना, फिर से वाष्प पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। मोमबत्ती जलने की जो प्रक्रिया होती है ये आपका भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आता है। 68 नंबर, तत्वों को रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। क्या ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है इनको सरल पदार्थों में विभाजित। वही गुण ही इसका कि इनको पदार्थों में विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। धातुओं में कौन कौन से गुण आमतौर पर पाए जाते हैं? तो पहली बात, धातु जो होंगे उनमें तन्यता पाया जाएगा, यहां से आ गया। जब तन्यता पाया जाएगा तो उसमें आघात वर्ध्यता पाया जाएगा, मतलब फैला सकते हैं उनको। इसमें विद्युत सुचालन कर सकते हैं, इसमें ताप होगा, इसमें चमक होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अधातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे? अधातु में जो गुण होंगे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपका विभिन्न रंग होगा, ताप और विद्युत के कुचालक होंगे ये, और इसमें आघात वर्ध्य नहीं होंगे, मतलब ये फैल नहीं सकते हैं। आघात वर्ध का मतलब कि किसी चादर के को पीट करके उनको हम क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं। रॉबर्ट बायल ने कौन सा कार्य किया था? रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था? रॉबर्ट जो बायल थे वो तत्व शब्द का प्रयोग किए थे। कब किए थे? ये 1661 में किए थे, याद रखिए 1661 में किए थे। लेकिन हम तत्व के परिभाषा की बात करेंगे तो लॉवेजियर ने किया था। तत्व के परिभाषा की बात लॉवेजियर ने किया था। मतलब उन्होंने बोला था कि तत्व वह पदार्थ व मूल रूप है जिनमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेवोजियर ने ही कहा था। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 सही करेंगे कि रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग करने पर काम किया था। उपधातु का उदाहरण है। उपधातु का उदाहरण कौन सा है? ये सब लोग जानते होंगे। इसमें आपका बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उपधातु का उदाहरण होता है वो।
तत्व का वह रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता, इस परिभाषा को किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने बताया एंटोनी लॉरेंट लवेजियर ने इनको बताया था। ऑप्शन नंबर बी। पारा किस श्रेणी में आता है? तो पारा धातु होता है कि अधातु होता है, आप बताइए। तो पारा उपधातु तो होगा ही नहीं। पारा क्या होता है? पारा एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में कौन सा तत्व अधातु का उदाहरण है? तो हाइड्रोजन क्या होता है? आपका एक प्रकार का अधातु का उदाहरण है। कह रहा है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसे पीटकर महीन चादरों के रूप में ढाल सकते हैं? तो यही होता है मेलायबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी। और तन्यता क्या होता है? डक्टिलिटी, मतलब तोड़िए खींचिए तो वो टूट जाएगा। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? सॉरी, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग कितनी है? आपको देखने को मिलेगा ज्ञात तत्वों की संख्या आपकी कितनी है? 92 की 100 से अधिक है, 100 से अधिक है, ठीक है ना। इसमें कितने प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं? इसमें कितने प्राकृतिक तत्व हैं आपके? चलिए, इसका जो सही जवाब हो 92 है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि कमरे के तापमान पर कितने तत्व गैस प्रावस्था में पाए जाते हैं? कितने तत्व गैस प्रावस्था में पाए जाते हैं, आप बताइए। सही जवाब है इसका 11। 11 तत्व के कमरे के तापमान पर गैस प्रावस्था में पाए जाते हैं। कमरे के तापमान पर कौन से तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले हैं, ये है आपका कौन सा? ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन, ठीक है ना। पारा और ब्रोमीन। गैलियम और सीजियम किस तापमान पर द्रव अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं? अच्छा, सॉरी, एक मिनट, एक कंफर्म कर लें इसको। एक मिनट, हाँ ठीक, ये तो सही है, पारा और ब्रोमीन ही होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गैलियम और सीजियम किस तापमान पर द्रव अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं? तो लगभग 303 केल्विन से अधिक होगा तो ये द्रव अवस्था तापमान पर द्रव अवस्था ग्रहण करने लगेंगे। अगला पॉइंट, चलिए चलते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों का नियत अनुपात में रासायनिक का संयोजन होगा, आपके यौगिक कहलाएगा। लोहे और सल्फर का जो मिश्रण है, यानी पीसकर मिला लेते हैं, वो किस प्रकार के परिवर्तन का दर्शाता है? तो लोहे और सल्फर का जो मिश्रण है वो पीस करके अभी बताया था, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मिश्रण का संगठन कैसा होता है? तो मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। अब देखिए, कह रहा कि यौगिक के लिए कौन से गुण सही हैं? यौगिक के लिए कौन से गुण सही? चलिए, पहला पॉइंट है इसका कि घटकों के जो गुणधर्म होते हैं पूरी तरह से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। संगठन इसके अस्थायी होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं और इसलिए उपरोक्त के सभी के सही इसके जवाब सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण तत्व का है? तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? तत्व के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यौगिक का है? यौगिक का उदाहरण, तो जो यौगिक का उदाहरण है वो क्या है? जल है, ऑप्शन नंबर ए। जल क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये भी एक प्रकार का यौगिक नहीं है, एक प्रकार का ये मिश्रण है, ठीक है। और बालू तो शुद्ध पदार्थ है क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है या SiO2 होता है इसमें। लकड़ी तो आपका क्या है? ये विभिन्न पदार्थों जैसे सेलुलोज, लिग्निन आदि का ही मिश्रण है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है।